कभी कभी इतिहास खुद अपनी तलवार उठाता है, उन नामों के लिए जो भुला दिए गए, पर जिनकी गूंज आज भी समय की गहराइयों में सुनाई देती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है वीरों की विरासत, उनकी शपथ, उनका संघर्ष और उनकी अमर कथा। ये है वीर गाथा, जहां हर अध्याय में जन्म लेता है एक नया योद्धा, एक नई शक्ति और एक अनकहा रहस्य, जो बदल देगा संपूर्ण संसार का संतुलन। आप सुन रहे हैं स्टोरी वाला अगेन चैनल पर प्रस्तुत भारतीय यूट्यूब अपना ट्यूब की सबसे शक्तिशाली फैंटेसी सीरीज वीर गाथा, जहां हर शब्द में बसी है एक जंग। सबने जब दीवार की ओर देखा तो धुंध के बीच एक के बाद एक कई परछाइयां उभरने लगीं। सबसे आगे जो शख्स खड़ा था, उसे पहचानते ही कात्यायनी की आंखों में खून उतर आया। मलयकांत! कात्यायनी ने दांत भींचते हुए उसका नाम लिया। उनकी सुंदर आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कत्ल का इरादा चमक रहा था। एक जमाना था जब इस दुनिया में बुजुर्ग ज्ञानदेव और मलयकांत जैसे महान योद्धा भी कात्यायनी के सामने सिर झुकाकर बात करते थे। लेकिन आज जब वे इस कैद खाने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, तो इस मलयकांत ने कदम कदम पर उनके लिए मुसीबतें खड़ी की हैं। यहां तक कि कात्यायनी के कंधे पर जो तीर का घाव था, उसका जिम्मेदार भी यही आदमी था। अगर कात्यायनी को इस दुनिया से बाहर निकलने की जल्दी न होती, तो वे कसम खा चुकी थीं कि वे अपनी सेना लेकर कुरुवंश का नामोनिशान मिटा देतीं। दूसरी तरफ ऊंची दीवार पर खड़ा मलयकांत नीचे खड़े लोगों को बहुत ही रूखेपन से देख रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। वह अंदर ही अंदर बहुत उलझन में था। उसने अपने सबसे बेहतरीन हत्यारे दुर्जन देव और उसके साथियों को भेजा था, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। न कोई खबर आई, न कोई संकेत। क्या दुर्जन देव और बाकी सारी टुकड़ियां नाकाम हो गईं? यह कैसे संभव है? यामिक वंश ने जो सर्वजीव समता का जाल बिछाया था, उसने महान कुलों की सारी ताकत छीन ली थी। यह मलयकांत के लिए सबसे बड़ा मौका था। फिर कात्यायनी के पास ऐसा कौन सा जादू था जिससे उसने बिना ताकत के भी इतने सारे हत्यारों को मार गिराया? मलयकांत का आत्मविश्वास, जो शुरुआत में पहाड़ जैसा अटल था, अब डगमगाने लगा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने दुश्मन को कम आंकने की गलती की है। इस दौरान कात्यायनी ने अपने समूह को आगे बढ़ाया और वे धीरे धीरे नगर की काली दीवार के नीचे पहुंच गए। अब दोनों पक्षों के बीच केवल कुछ 100 गज की दूरी थी। हवा में तनाव इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। दोनों तरफ सन्नाटा था, बस एक दूसरे को घूरने का खेल चल रहा था। मलयकांत, हम फिर मिल गए, बुजुर्ग ज्ञानदेव ने सन्नाटे को तोड़ते हुए हंसते हुए कहा। यह सुनकर मलयकांत ने ज्ञानदेव को एक ठंडी और नफरत भरी नजर से देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, बूढ़े ज्ञानदेव, तुम्हें यहां मुंह खोलने का कोई हक नहीं है। तुम बस एक हारे हुए खिलाड़ी हो। यह बेइज्जती सुनकर स्वर्णकांत, कृष्णकांत और सूर्यवंश के बाकी योद्धा गुस्से से लाल हो गए। स्वर्णकांत अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि ज्ञानदेव ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। ज्ञानदेव के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने मलयकांत की आंखों में देखते हुए कहा, मलयकांत, इस समय तुम्हारी हालत उस जानवर जैसी हो गई है जिसके चारों पैर टूट चुके हैं। तुम्हारे पास अब सिवाय अपने जहरीले मुंह के और कुछ नहीं बचा है। तुम बस भौंक सकते हो, काट नहीं सकते। मलयकांत ने ज्ञानदेव के ताने को अनसुना कर दिया। उसका मकसद बहस करना नहीं था। उसने अपनी नजरें सीधे कात्यायनी पर टिका दीं। वे लोग आपके साथ एक सौदा करना चाहते हैं, मलयकांत ने गंभीर आवाज में कहा। जाहिर है, वे लोग से उसका मतलब यामिक वंश से था। यामिक वंश समझ चुका था कि कात्यायनी कोई साधारण महिला नहीं है। उसकी क्षमता और नेतृत्व के कारण ही यह समूह इतनी मुश्किलों के बाद भी यहां तक पहुंच पाया था। यामिक वंश हो या मलयकांत, दोनों के लिए कात्यायनी एक ऐसा खतरा थी जिससे वे सीधे टकराना नहीं चाहते थे। यह सुनकर कात्यायनी ने अपने हाथ पीछे बांध लिए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा, कैसा सौदा? मलयकांत ने एक चाल चली। उसने जोर से ऐलान किया, वे लोग विरुद्धावंश को इस दुनिया से बाहर जाने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि केवल और केवल विरुद्धावंश ही जाएगा। बाकी किसी को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे,
बाकी कुलों के निर्वासितों और वृहद देवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सन्न रह गए। हालांकि वे यामिक वंश के मुख्य गढ़ तक पहुंच गए थे, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, और उस लड़ाई का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता था। हो सकता है वे सब मारे जाएं। ऐसे में मलयकांत का यह प्रस्ताव बहुत ही लुभावना था। बिना लड़े आजादी मिल रही थी, लेकिन सिर्फ एक घुट को। सबकी सांसें अटक गईं। वे सब चुपचाप कात्यायनी की तरफ देखने लगे। उनकी जिंदगी का फैसला अब कात्यायनी के जवाब पर टिका था। क्या वे अपनों को बचाने के लिए बाकियों को छोड़ देंगी? कात्यायनी ने एक पल सोचा, फिर उनके होठों पर एक हल्की और व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। अब बहुत देर हो चुकी है मलयकांत, कात्यायनी ने जवाब दिया। अगर तुमने यह प्रस्ताव हमें यहां पहुंचने से पहले दिया होता तो शायद मैं इस पर विचार करती, लेकिन अब अगर मैं अब भी तुम्हारी बात मान लूं और अपने साथियों को बीच मझधार में छोड़ दूं तो दुनिया की नजरों में विरुद्धवंश का क्या सम्मान रह जाएगा? कात्यायनी की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। और सबसे बड़ी बात, वे अब अचानक विरुद्धवंश को जाने देना चाहते हैं। इसका साफ मतलब है कि वे डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि वे कमजोर हैं। डरे हुए? इसका क्या मतलब है? मलयकांत ने हंसते हुए पूछा, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। कात्यायनी ने सीधा जवाब दिया, जयंती और चक्रज का यहां होना और उनका जिंदा रहना ही इस बात का सबूत है कि यामिक वंश उतना शक्तिशाली नहीं है जितना वो दिखाता है। अगर वे सचमुच ताकतवर होते तो वे सौदे नहीं करते, हमें मार डालते। कात्यायनी को यामिक वंश की असलियत का अंदाजा पहले ही हो चुका था। मलयकांत कुछ जवाब देता, उससे पहले ही नगर की दीवार के ऊपर से एक और हलचल हुई। एक काले कपड़े पहने हुए आकृति ने दीवार से अपना सिर बाहर निकाला। यह मलयकांत या कोई निर्वासित नहीं था, बल्कि यामिक वंश की एक असली सदस्य थी। उस महिला की आवाज बहुत ही बारीक और चुभने वाली थी। तुम सही कह रही हो कात्यायनी, उस महिला ने स्वीकार किया। यामिक वंश की साधना और शारीरिक ताकत तुम्हारे जितनी मजबूत नहीं है। हम योद्धा नहीं हैं। फिर उसकी आवाज में एक डरावनी धमकी आ गई। लेकिन एक बात मत भूलना, अब तुम कोई महान निर्वाण देव नहीं हो। सर्वजीव समता के कारण तुम बस एक नश्वर इंसान हो जिसकी ताकत सीमित है। लेकिन दूसरी ओर यामिक वंश को हमारे स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त है। हम इस नियम को तोड़ सकते हैं। हम सर्वजीव समता की सीमा से बाहर निकलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनते ही नीचे खड़े सभी लोगों के दिल जोर से धड़कने लगे। चेहरे पीले पड़ गए। यह बहुत बड़ी बात थी। अगर उस महिला का दावा सच है तो यह लड़ाई अब बराबरी की नहीं रह जाएगी। अगर यामिक वंश अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया और कात्यायनी का समूह बिना शक्तियों के लड़ा तो यह कत्लेआम होगा। उस स्थिति में यामिक वंश का एक बच्चा भी उनके सबसे बड़े योद्धा को मार सकता था। डर फैलने लगा। उसकी बकवास मत सुनो। तभी भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई। यह आवाज कर्कश थी, जैसे किसी ने बहुत दिनों से पानी न पिया हो। जयंती भीड़ से बाहर निकलकर सबसे आगे आ गई। उसने दीवार पर खड़ी उस काली आकृति को देखा। जयंती का चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जो नफरत थी वह अब छिप नहीं पा रही थी। वह ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार थी। आखिरकार उसने और उसके छोटे भाई चक्रज ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा था। चक्रज उस समय बहुत छोटा था, उसे शायद याद भी ना हो, लेकिन जयंती बड़ी थी। सारी यादें, सारा दर्द उसके सीने में दफन था। उसे याद था अपने पिता और मां को खोने का वो मंजर। उसे याद था कि कैसे वह बेबस होकर देखती रही और उसके पूरे परिवार को सजा दी गई। उन्हें कीड़ों की तरह कुचला गया। उसे याद था कि कैसे उसे बचाने की कोशिश में उसके 3 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। उनकी चीखें आज भी उसके कानों में गूंजती थीं। आज वह उसी जगह पर खड़ी थी जहां से यह सब शुरू हुआ था। अतीत के वो खौफनाक मंजर जयंती के दिमाग में किसी पुरानी फिल्म की तरह बार बार घूम रहे थे। हर एक याद किसी जहरीले सांप की तरह उसके दिल को डस रही थी। बदला लेने की उसकी प्यास इतनी गहरी और पुरानी थी कि वह अब अपने मन की नफरत को और दबाकर नहीं रख सकती थी। जब उसे अपनी योजना के लिए एक सही मोहरा नील मिला था तो वह बहुत उत्साहित हो गई थी। उस वक्त उसके दिल में बस एक ही जुनून था, वापसी। नील की मदद पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अगर नील का चरित्र अच्छा ना होता या वह लालची होता
तो जयंती अपना सब कुछ बेचने पर भी विचार कर सकती थी, यहां तक कि अपना शरीर भी। बदला उसके लिए अपनी इज्जत और जान से भी बड़ा था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा और नील जैसा नेक इंसान उसे मिलेगा। बस यूं ही एक एक कदम बढ़ाते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए, वह आज वापस उसी दुनिया में और अपने उसी नगर के सामने खड़ी थी जहां से उसे निकाला गया था। अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया था। लोपिका बुआ! जयंती ने ऊपर देखा। उसके होंठों के कोने थोड़े से सिकुड़ गए और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। वह इस पल का, इस डर का पूरा आनंद ले रही थी जो अब दुश्मनों की आंखों में दिखने वाला था। आपको उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसी परिस्थितियों में फिर मिलेंगे, है ना? यामिक वंश बहुत बड़ा नहीं था। उदारवादी और रूढ़िवादी गुट भले ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन अंत में वे सब एक दूसरे के रिश्तेदार ही थे। इसीलिए जयंती ने उस काली आकृति को लोपिका बुआ कहा था, लेकिन उसकी आवाज में सम्मान नहीं, बल्कि गहरा व्यंग्य और कड़वाहट थी। उसका इरादा किसी भी तरह से उनका सम्मान करने का नहीं था। दीवार पर खड़ी लोपिका ने कुछ देर तक जयंती को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा और अफसोस दोनों था। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि उदारवादी गुट इस नीचता तक गिर जाएगा, लोपिका बुदबुदाई, लेकिन उसकी आवाज नीचे तक साफ सुनाई दी। अंत में तुमने यह रास्ता चुना? तुमने अपने ही घर को जलाने के लिए इन बाहरी लोगों को बुलाया? तुम हमारे कुल का नरसंहार करवाना चाहती हो? यह इल्जाम सुनकर जयंती का खून खौल उठा। वह चिल्लाकर पलटवार करने ही वाली थी कि एक और आवाज उसके पीछे से आई। नरसंहार? चक्रज धीरे धीरे चलते हुए जयंती के पास आया। वह अब वो डरा हुआ बच्चा नहीं था। वह दीवार पर खड़े लोगों को बड़े उत्साह और निडरता से देख रहा था। मुझे नहीं पता कि नरसंहार क्या होता है, चक्रज ने सपाट स्वर में कहा। मुझे बस इतना पता है कि तुम लोगों ने हमारे माता पिता को मार डाला, मेरे भाइयों को मार डाला। ऐसे में बदला लेने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चक्रज को यामिक वंश से जुड़ाव का जरा भी एहसास नहीं था। उसे याद भी नहीं था कि यहां का प्यार कैसा होता है। उसे बस नफरत याद थी। इसलिए अपने ही लोगों को मारने में उसे कोई नैतिकता या पाप का डर नहीं लग रहा था। उसके लिए वे सिर्फ कातिल थे। काले वस्त्र पहने लोपिका ने चक्रज की ओर देखा। उसकी नजरें बदल गईं। जयंती की तुलना में चक्रज उनके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। वह अभिशाप भंजक था। वही एक ऐसा था जो उन प्राचीन बंधनों को तोड़ सकता था जो इस दुनिया को जकड़े हुए थे। केवल बदला लेने के लिए? लोपिका की आवाज में गहरा अफसोस झलक रहा था। तुम यामिक वंश के अभिशाप भंजक हो, हमारी उम्मीद हो, पर तुम्हें अपना दायित्व भी नहीं पता। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कैसे पता कि असली नफरत क्या होती है? लोपिका ने समझाने की कोशिश की। हमारा और तुम्हारा भी असली दायित्व केवल उस प्राचीन अराजक देव की इच्छा को पूरा करना है। निजी दुश्मनी का यहां कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर चक्रज जोर से हंसा। उसकी हंसी में बचपन नहीं, बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। प्राचीन अराजक देव? चक्रज ने नफरत से थूकते हुए कहा। उसी देवता ने हमें यहां कैद किया है ना? उसी की वजह से मेरे माता पिता मरे, तो मैं उसकी इच्छा क्यों पूरी करूं? मेरा दायित्व सिर्फ मेरी बहन के प्रति है, तुम्हारे मरे हुए देवता के प्रति नहीं। मलयकांत की आवाज में लाचारी थी। उसके साथ आए दर्जनों निर्वासित मारे जा चुके थे। अब वह अकेला सेनापति था जिसके पास कोई सेना नहीं बची थी। लोपिका ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह जमीन पर ऐसे उतरी थी जैसे कोई काली तितली फूल पर बैठती है, बिना किसी आवाज के। उसके चेहरे पर एक क्रूर शांति थी। तुम्हें सेना की जरूरत नहीं है। लोपिका ने अपनी आस्तीन के अंदर हाथ डाला और एक काली वस्तु बाहर निकाली। तुम्हें बस इसकी जरूरत है। उसने वह वस्तु मलयकांत की ओर फेंक दी। मलयकांत ने उसे हवा में लपक लिया। वह एक काले रंग की लंबी जंजीर थी जिसके दोनों सिरों पर नुकीले हुक लगे हुए थे। वह जंजीर ठंडी थी और उससे एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे वह कोई धातु नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज हो। यह छाया बंधन जंजीर है, लोपिका ने बताया। इसमें हमारे स्वामी की शक्ति का एक अंश है। इसके सामने सर्वजीव समता का नियम कमजोर पड़ जाता है। जाओ, अपनी उपयोगिता साबित करो। यह सुनते ही मलयकांत की आंखों में चमक आ गई। उसे फिर से ताकत का एहसास हुआ।
उसने जंजीर को कसकर पकड़ा और एक शैतानी मुस्कान के साथ कात्यायनी के समूह की ओर मुड़ा। उसी समय नगर की दीवार के ऊपर एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। सर्र सर्र, हवा में कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाजें आईं। दीवार के ऊपर खड़े यामिक वंश के बाकी सदस्य, वे काले लबादे वाले लोग, एक एक करके नीचे कूदने लगे। लेकिन वे धड़ाम से नहीं गिरे। वे हवा में तैरते हुए बहुत ही धीमे और सलीके से नीचे उतरे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती की पकड़ उन पर काम ही नहीं कर रही है। यह देखकर कात्यायनी की पुतलियां सिकुड़ गईं। सावधान! कात्यायनी चिल्लाईं। ये लोग नियम तोड़ रहे हैं। इनके पास उड़ने की शक्ति अभी भी बची है। अगर सर्वजीव समता पूरी तरह लागू होता तो वे पत्थर की तरह नीचे गिरते, लेकिन उनका इस तरह हवा में तैरना साबित करता था कि यामिक वंश के पास सचमुच कोई चोर दरवाजा है जिससे वे नियमों को धोखा दे रहे हैं। हमला करो, इन्हें जमने का मौका मत दो। बुजुर्ग ज्ञानदेव ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। वे जानते थे कि अगर यामिक वंश के लोगों को अपनी काली जादूगरी शुरू करने का वक़्त मिल गया तो वे सब मारे जाएंगे। मारो! स्वर्णकांत, कृष्णकांत और बाकी निर्वासित अपने अपने हथियारों के साथ आगे लपके। उधर से यामिक वंश के लोग भी आगे बढ़े। उनके हाथों में कोई तलवार या भाला नहीं था, बल्कि अजीबोगरीब काले डंडे और जंजीरें थीं। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। खनक! हथियारों के टकराने की आवाज गूंजी। एक यामिक वंशी ने अपने काले डंडे से एक वृहद्देव पर वार किया। वृहद्देव ने उसे अपनी तलवार से रोका, लेकिन जैसे ही डंडा तलवार से टकराया, उस डंडे से एक काली बिजली निकली और तलवार के माध्यम से वृहद्देव के शरीर में दौड़ गई। आह! वृहद्देव को जबरदस्त झटका लगा और वह पीछे जा गिरा। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। इनके हथियारों में जादू है, वृहद्देव ने चिल्लाकर सबको आगाह किया। मैदान में कोहराम मच गया। कात्यायनी का समूह शारीरिक ताकत और संख्या में ज्यादा था, लेकिन यामिक वंश के पास वो काली शक्ति थी जो नियमों को तोड़ रही थी। इस बीच लोपिका भीड़ के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे वह कोई भूत हो। कोई भी हथियार उसे छू नहीं पा रहा था। उसकी नजरें सिर्फ एक ही शिकार को ढूंढ रही थीं, जयंती। भतीजी! लोपिका की आवाज जयंती के कान के पास गूंजी। घर में स्वागत है। जयंती ने झटके से मुड़कर अपनी तलवार चलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लोपिका धुएं की तरह गायब हो गई और अगले ही पल जयंती के दूसरी तरफ प्रकट हुई। तुम बहुत धीमी हो, लोपिका ने मजाक उड़ाया और अपना हाथ हवा में लहराया। उसके हाथ से काले धुएं का एक गोला निकला और सीधा जयंती की छाती से टकराया। उफ! जयंती को लगा जैसे किसी ने उसे भारी हथौड़े से मारा हो। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरी और उसके मुंह से खून निकल आया। दीदी! चक्रत चिल्लाया और अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी एक काली परछाई उसके रास्ते में आ गई। यह मलयकांत था। वह अपनी नई जंजीर को हवा में नचा रहा था। तुम्हारी बारी बाद में आएगी, छोटे नवाब। मलयकांत हंसा। पहले मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। उसने जंजीर का एक सिरा कात्यायनी की ओर फेंका। जंजीर हवा में किसी सांप की तरह बल खाती हुई गई। कात्यायनी उस समय 2 यामिक वंशियों से लड़ रही थीं। उन्होंने जंजीर को आते देखा और उसे अपनी तलवार से काटने की कोशिश की, लेकिन वह जंजीर लोहे की नहीं थी। वह तलवार से लिपटी नहीं, बल्कि उससे आर पार निकल गई, जैसे वह सिर्फ धुआं हो, और सीधा कात्यायनी के टखने में जाकर कस गई। जैसे ही जंजीर कसी, कात्यायनी को लगा कि उनकी बची खुची ताकत भी निचोड़ी जा रही है। वह जंजीर उनकी जीवन ऊर्जा पी रही थी। पकड़ लिया! मलयकांत चिल्लाया। नील, जो अब तक भीड़ में छिपा हुआ था और अपनी हरी हथेली का इस्तेमाल करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था, उसने यह देखा। उसने देखा कि कात्यायनी फंस गई हैं, जयंती घायल है और चक्रज खतरे में है। दुश्मन ने अपनी असली ताकत दिखा दी थी। वे सचमुच नियमों को तोड़ रहे थे। नील ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। अब और छिपने का समय नहीं था। एकादश! नील ने मन ही मन पुकारा। तैयार हो जाओ। अब हमें इन्हें दिखाना होगा कि नियम तोड़ना किसे कहते हैं। नील ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वही हरी चमक लौट आई जो उसने दुर्जन देव को मारते वक्त दिखाई थी। वह बिजली की रफ्तार से मलयकांत की तरफ झपट्टा। मलयकांत के साथ अब कुरुवंश के केवल 2 ही साथी बचे थे। उसे मिलाकर वे कुल 3 लोग 3 थे।
कात्यायनी के नेतृत्व में सैकड़ों खूंखार योद्धाओं की फौज खड़ी थी। ऐसे में वे 3 लोग भला क्या कर सकते थे? और तो और सर्वजीव समता के बाद सबकी ताकत लगभग बराबर हो गई थी। मलयकांत को अब यह भरोसा नहीं रहा था कि वह उन साधारण वृहद देवों से भी जीत पाएगा या नहीं। भाड़ में जाओ तुम सब। लोपिका ने मलयकांत को हिकारत से देखा। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो। मुझे लगा था कि तुम कम से कम एक दूसरे को मारकर हमारी मुश्किलें कम कर दोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेकार और नकारा निकलोगे। अपनी बात खत्म करते ही लोपिका मुड़ी और हवा के झोंके की तरह पीछे हट गई। वह युद्ध के मैदान से दूर नगर की गलियों की ओर भागने लगी। मलयकांत अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। इस पल उसे समझ आ गया कि वह सिर्फ एक मोहरा था। यामिक वंश ने उसे इस्तेमाल किया और अब उसे कचरे की तरह फेंक दिया। मलयकांत हमेशा अपनी बुद्धिमानी पर घमंड करता था। उसे लगता था कि कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। वह इस दुनिया को छोड़ने के लिए इतना उतावला था और अपने दुश्मनों सूर्यवंश और विरुद्धावंश को रोकने के लिए इतना पागल था कि उसने यामिक वंश की हर बात मान ली। लेकिन उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी बेइज्जती के साथ त्याग दिया जाएगा। तुम। लोपिका की भागती हुई पीठ को देखते हुए मलयकांत की आंखों में नफरत की आग जल उठी। मलयकांत भाई, अब हम क्या करें? उसके पास खड़े कुरुवंश के साथी ने कांपते हुए पूछा। क्या हम उन्हें रोकने के लिए बाहर जा रहे हैं? वे मलयकांत के भरोसे यहां तक आए थे, लेकिन ऐसी हालत होगी ये उन्होंने नहीं सोचा था। यहां से वापस चलो, तुरंत। मलयकांत ने दांत भींचते हुए आदेश दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी और खतरनाक रोशनी थी। उसने इतने सालों तक कुरुवंश का नेतृत्व किया था, लेकिन आज जैसा अपमान उसने कभी नहीं सहा था। जब यामिक वंश ने उसे छोड़ दिया है तो वह उनके लिए अपनी जान क्यों दे? उसने तुरंत फैसला लिया और अपने दोनों साथियों को लेकर दूसरी दिशा में भागने लगा ताकि अपनी जान बचा सके। यामिक वंश की बस्ती की दीवार बहुत ऊंची नहीं थी, केवल 3 गज। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उन पर हमला करेगा, इसीलिए यह दीवार बस नाम के लिए थी। जैसे ही मलयकांत अपने साथियों को लेकर भाग रहा था, उसने देखा कि दीवार के ऊपर एक आकृति पहले ही चढ़ चुकी है। मलयकांत ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही सूर्यवंशी लड़का था जिसने उसके साथी चित्राक्ष को हराया था। उस समय दुर्जन देव ने हर छलकपट अपनाया था, फिर भी वह इस लड़के को नहीं हरा पाया था। यह नील था। नील और मलयकांत की नजरें एक पल के लिए मिलीं। मलयकांत डर गया। उसे लगा नील उस पर हमला करेगा, लेकिन नील के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने मलयकांत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और दीवार से नीचे कूद गया। नील ने भागते हुए मलयकांत का पीछा नहीं किया। उसका शिकार कोई और था। वह सीधे उस दिशा में लपका जिधर लोपिका भागी थी। वूश! लोपिका ने एक खास लबादा ओढ़ रखा था। हालांकि सर्वजीव समता के कारण वह उड़ नहीं सकती थी, लेकिन उस लबादे और यामिक वंश की गुप्त तकनीकों की वजह से उसका शरीर बहुत हल्का था। वह सड़क पर हवा की तरह फिसलती हुई तेज गति से भाग रही थी। लेकिन नील, वह तो आंधी था। वह सड़क पर दौड़ने की बजाय इमारतों की छतों का इस्तेमाल कर रहा था। वह एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर इतना लचीला और तेज था कि गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऊंचाई का फायदा उठाकर नील की गति लोपिका से 3 गुना ज्यादा तेज हो गई थी। जल्द ही लोपिका को अपने दाहिनी ओर ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने हैरानी से सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नील उसके साथ साथ छत के ऊपर दौड़ रहा था। तभी नील ने छत से छलांग लगाई और लोपिका के ठीक सामने आकर जमीन पर उतरा। उसने लोपिका का रास्ता रोक दिया। नील ने मुस्कुराते हुए बहुत ही विनम्रता से कहा, मुझे खेद है, लेकिन अब तुम्हें रुकना होगा। लोपिका एक पल के लिए रुकी। उसने नील को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या ऐसा है? लोपिका ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वह नील की असलियत नहीं जानती थी, लेकिन इतनी कम समय में उसके बराबर आ जाना यह बताता था कि इस लड़के की ताकत साधारण नहीं है। लेकिन लोपिका घबराई नहीं। उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। यामिक वंश के पास अभी भी कई राज्य छिपे थे। लोपिका के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी।
उसे पूरा भरोसा था कि उसकी इस भयानक शक्ति प्रदर्शन के बाद यह लड़का डर के मारे दुम दबाकर भाग जाएगा। आखिर सर्वजीव समता की दुनिया में ऐसी विनाशकारी ताकत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन जब उसने नील की ओर देखा तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। नील के चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। वह जमीन से उठा और बहुत ही इत्मीनान से अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ने लगा। उसने पीछे मुड़कर उन टूटे हुए घरों के मलबे को देखा जो लोपिका के एक वार से ढेर हो गए थे। प्रभावशाली, नील ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आवाज में तारीफ कम और व्यंग्य ज्यादा था। सचमुच बहुत प्रभावशाली। एक मरे हुए देवता की उधारी की शक्ति से तुम इतना कुछ कर सकती हो, यह मैंने सोचा नहीं था। फिर उसकी नजरें लोपिका की आंखों में गड़ गईं। लेकिन तुम मुझे जीने का मौका दोगी? नील ने हंसते हुए कहा। तुम्हें गलतफहमी है लोपिका बुआ। मौका तुम्हें मांगना चाहिए, मुझे नहीं। तो क्या होगा आगे जानने के लिए हमारे स्टोरी वाला अगेन अपना ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर